नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने वालों को यूएपीए, एफसीआरए और इस तरह के दूसरे कानूनों में फंसाने के सरकार के रवैये की आलोचना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का बयान है, जिसमें भारत की जोरदार आलोचना की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचले ने कहा कि भारत में गैर सरकारी संगठनों के कामकाज की संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा नियामक अधिनियम यानी एफसीआरए का संशोधित रूप लगाया जा रहा है और स्टैन स्वामी जैसे कार्यकर्ताओं पर धड़ल्ले से यूएपीए लगाया जा रहा है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयुक्त के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां कानून से राज चलता है और निष्पक्ष न्यायपालिका है। मानवाधिकारों के नाम पर कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद की जाती है कि उसके पास बेहतर जानकारी हो। बीजेपी की महिला उम्मीदवार पर आइटम टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने कमलनाथ को 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। बता दें, कमलनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसका बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया था और कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने उनके इस बयान की निंदा की थी। हालांकि कमलनाथ ने कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनके कहने का संदर्भ दूसरा था। सोशल मीडिया पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को हटाने की मांग जोरों पर है। दरअसल रेखा शर्मा ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की, जिसके बाद इस पर खासा बवाल शुरू हो गया है। लोग उनको आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करने लगे हैं। रेखा शर्मा के पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे हैं, जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, प्रियंका गांधी और कवि कुमार विश्वास के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी। जिसके बाद रेखा शर्मा ने कई पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं और ट्विटर अकाउंट प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी अब उनके ट्वीट्स कोई नहीं देख पाएगा। लंबी अटकलों के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। जयंत पाटिल ने यह भी बताया कि एकनाथ खडसे शुक्रवार को दोपहर 2 बजे एनसीपी में शामिल होंगे। इस्तीफे के बाद खडसे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वो केवल एक व्यक्ति की वजह से बीजेपी छोड़ रहे हैं। खडसे ने कहा कि फडणवीस ने उन पर झूठे भ्रष्टाचार और रेप के केस लगवाए, जिसके कारण वो 4 साल तक मानसिक तनाव में जिए। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उनके जीवन को बर्बाद करने का काम किया। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जावड़ेकर ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। नीतीश कुमार की रैली में कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद नाराज नीतीश ने कहा कि वोट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन यहां अनाप शनाप मत चिल्लाओ। बता दें, बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है और तेजस्वी यादव की रैलियों में काफी भीड़ दिख रही है। तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले वादे के बाद चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। इस बीच नीतीश कुमार का ये गुस्से वाला वीडियो वायरल हो रहा है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार 15 साल शासन करने के बाद कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के हैं। बिहार के बजट का पैसा है वो, और वो कहां गया। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कृषि कानून को खारिज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार के केजी से पीजी तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी। इसके अलावा राज बब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1,500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत पासवान ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राज्य में राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसी कोचिंग सिटी बनाएंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को बाहर न जाना पड़े। इसके साथ ही एलजेपी ने सीता मां का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। वहीं चिराग ने नीतीश पर हमला करते हुए ये भी कहा कि अगर गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप, बर्बरता और हत्या के मामले में एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले अलीगढ़ के डॉक्टर अजीम मलिक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर मलिक के अलावा उनकी टीम के सहयोगी डॉक्टर ओबेद हक को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर हक ने पीड़िता के मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। बता दें, यूपी पुलिस ने पीड़िता की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर मलिक ने कहा था कि एफएसएल का सैंपल रेप के 11 दिन बाद लिया गया था, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेप के 96 घंटे के भीतर लिए सैंपल में ही रेप की पुष्टि हो सकती है। अभिनेता संजय दत्त ने कैंसर से जंग जीत ली है। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया, पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए मुश्किल भरे रहे थे, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि ईश्वर सबसे मुश्किल लड़ाइयों में हमेशा सबसे मजबूत सिपाही को जीत देता है और आज मेरे बच्चे के जन्मदिन पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये लड़ाई जीत गया हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की एक इमारत में धमाका हुआ है, जिसमें पुलिस के अनुसार कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाका एक 4 मंजिला इमारत में हुआ। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बैंक, रेस्तरां और दूसरी दुकानें थीं, जबकि ऊपरी मंजिलों में रिहायशी फ्लैट्स बने हुए हैं। धमाके के लिए किसी भी तरह के विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी को लेकर बने हालात के बाद वहां गृह युद्ध छिड़ने की अफवाहें फैल गई हैं। दरअसल सिंध पुलिस ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सफदर की गिरफ्तारी के आदेश जारी कराने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने सिंध पुलिस चीफ को किडनैप कर लिया था। इन आरोपों के बाद पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 76,51,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,16,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,40,000 के पार हैं। बता दें, देश में हर रोज मामलों में कुछ कमी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में 54,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,08,46,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,25,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,06,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 82,75,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,21,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,73,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,54,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।